नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। दुनिया भर में आतंकवाद जिस तेज़ी से पैर पसार रहा है, उसे लेकर विश्व समुदाय की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को खबर आई कि मिस्र के एक यात्री विमान ने अलेक्जेंड्रिया से काहिरा के लिए उड़ान भरी ही थी कि उसे हाईजैक कर लिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये मामला आतंकवाद से जुड़ा नहीं है। मगर जिस तरह बीते रविवार लाहौर में 70 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को एक खुदकुश हमलावर ने अपना निशाना बनाया और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, और उससे पहले ब्रसल्स में 22 मार्च को हुए आतंकवादी हमले में 35 लोग मारे गए और करीब 300 घायल हुए, तो अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति मिल पाएगी। इस बीच खबर आई है कि दुनिया के 39 इस्लामिक देशों के सैन्य प्रमुखों ने रविवार को आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इस्लामिक सैन्य संगठन के सदस्य देशों के सैन्य प्रमुखों ने रियाद में अपनी पहली बैठक के दौरान ये संकल्प लिया। इस गठबंधन के एक प्रवक्ता के अनुसार 39 मुस्लिम देशों की उपस्थिति गठबंधन के महत्व और उसकी प्रकृति की बाबत एक मजबूत संदेश देती है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS का सामना करने के लिए ताकत की ज़रूरत है। बैठक के बाद कहा गया कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक रणनीति तैयार करना है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी आतंकवाद का सफाया हो जाने तक लड़ाई जारी रखने के अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया है और कहा है कि आतंकवाद से न केवल उनका देश प्रभावित है, बल्कि दूसरे देश भी इसकी चपेट में हैं और ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन चुका है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सप्ताह भर की विदेश यात्रा के दौरान यूरोप, अमेरिका और पश्चिम एशिया को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का संदेश देने वाले हैं। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी, भारतीय सेना में महत्वपूर्ण अधिकारी रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SA हसनैन, सामरिक मामलों के जानकार कमोडोर C उदय भास्कर और हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर सुहासिनी हैदर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं शिवशंकर मुखर्जी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो इस वक्त आतंकवाद एक बड़ी समस्या बन गया, एक मेनस बन गया है, इससे निपटने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय बरादरी तैयार है या कोई ऐसी योजना दिखाई नहीं देती दुनिया भर में कि इसके खिलाफ लड़ने का कोई संकल्प लिया गया हो और सारे देश उसमें एकजुट हों? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आतंकवाद जिस तरह से सारे दुनिया में फैला हुआ है जी। और अभी से नहीं, काफ़ी सालों से, और आतंकवादी को जो ग्रुप्स हैं और जो इंडिविजुअल्स उसमें हैं, उनकी जो काबिलियत बढ़ गई है आज का, जितना वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हो गए हैं, तो इसका मुकाबला करना मुश्किल तो है ही। लेकिन इसमें मुझे तो कोई शक नहीं लगता कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन चाहिए इसके लिए, जो बिल्कुल संग में मिल के इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह, ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अंतर्राष्ट्रीय सारे देशों को मिल के इसका सामने करने की जो ज़रूरत है, वो उसका सपोर्ट तो मिलता है सरकारों से, सभी सरकारों से जी। जैसे आपने जिक्र किया, ये 39 अरब नेता के फौज के चीफ जो थे, उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास कर दिया रियाद में बैठकर, जिस देश को आरोप लगाया जाता है कि ISIS का सपोर्टर है जी। तो एक थोड़ा सा हिपोक्रेसी इसमें और थोड़ा सा रेटोरिक और रियलिटी में जो फासला है, वो भी एक बाधा बनता है आतंकवाद को सामने अच्छी तरह से सामना करने में जो मुश्किलें आती हैं। भारतवर्ष एक देश है जिसको आतंकवाद रोज़ ही सामना करना पड़ता है हमारे पश्चिम ने, पाकिस्तान के ज़रिए। पाकिस्तान में अभी लाहौर में जो हुआ, आपने उसका जिक्र किया जी। बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद से लड़ रहा है। पेशावर हुआ, लाहौर अभी हुआ, और कितने टेररिस्ट इंसिडेंट हुए उनके नेवी पे, एयरफोर्स बेसिस पे, उनके आर्मी पे। लेकिन आतंकवाद, पाकिस्तान का जो आतंकवाद भारत की तरफ वो एक्सपोर्ट करता है, वो तो उन्होंने रोका नहीं है जी। उसका हम रोज़ फल भुगतते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल जो चीज़ बिल्कुल लाजिम है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये रियलिटी में देखा नहीं जा रहा है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो आतंकवाद की सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त बनी हुई है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं, और इस सिलसिले में ये जो रियाद में 39 इस्लामी देशों के आर्मी चीफ ने मिलकर के एक संकल्प लिया है ISIS के ख़िलाफ़,
उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह का रेजोल्यूशन पास करना जो ये 49 देशों के आर्मी चीफ्स ने किया है, मैं समझता हूं ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। हालांकि इसको मैं बेहद वेलकम करता हूं, क्योंकि एक तो ये रियाद से आ रहा है जी। और फिर ये सब इस्लामिक देशों को से मिलकर आ रहा है और उन लोगों से आ रहा है जो कि काउंटर टेररिज्म में खुद इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका कुछ महत्व देना चाहिए हमको। मगर ये कहते हुए मैं साथ साथ ये भी कहूंगा आपको कि ये जो टेररिज्म या दहशतगर्दी को हम देखते हैं इस तरह से, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और दुनिया आमतौर पे इसको एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम समझकर लड़ती है। इसके लिए बेशक आपको मिलिट्री मींस तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ेगी, आपको बॉम्बिंग शायद करनी पड़ेगी उन कोर सेंटर्स पे जैसे आईसिस की जगहें हैं या जैसे पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। मगर इसके अलावा जो कुछ दुनिया को और कुछ करना चाहिए, एजुकेशन को खुद के देखते हुए, सोसाइटी की बढ़ावत को देखते हुए, पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्व जो रखता है वो है रेडिकलिज्म को कम करने के लिए। ये जो कट्टरपंथी जो मजहब में आ गई है और खास तौर पे इस्लाम में जो आई है, ये दुनिया के लिए एक मेजर थ्रेट है और दुनिया अभी तक इसको समझ नहीं पाई है कि ये रेडिकलिज्म क्यों होता है। मेरे ख्याल में अगर दुनिया जितनी तवज्जो अभी दे रही है मिलिट्री मींस के ऊपर, अगर उतनी ही या उससे थोड़ा कुछ ज्यादा तवज्जो जो है वो काउंटर टेररिज्म बाय नॉन मिलिट्री मींस, यानी उनको समझना, उसकी जांच करना और वो तरीके अपनाने जिससे कि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो इसको समझें और देखें कि इस रेडिकलिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से जो है कोई हल नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए स्टैमिना चाहिए, बहुत दूर का स्टैमिना चाहिए और वो जो है, वो जो पेशेंस जो है वो दुनिया में बहुत कम है। जी, मैं आता हूँ आपके पास में। अता साहब, कमोडोर उदय भास्कर, अभी जो अता हसनैन साहब ने कहा उससे आप कितना सहमत हैं? और जैसा शिवशंकर मुखर्जी साहब ने भी कहा कि एक जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, वो दुनिया भर में नज़र नहीं आ रही है। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फेल हुए इस सिलसिले में? सब अभी जो भी बात हुई है, जो मुखर्जी साहब ने कहा, जो हसनैन साहब ने कहा, बात को बढ़ाते हुए मेरे व्यक्तिगत राय में यही है कि जब हम इस वक्त जो विश्व के सामने जो चुनौती है, जो दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है, आपने उदाहरण दिया है 22 मार्च को जो ब्रसल्स में हुआ था, अभी हाल में 27 को जो लाहौर में हुआ है, ये एक प्रकार से राजनीति के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है। अगर आप इसी विचारधारा या इस प्रकार की जो दहशतगर्दी का समीक्षा करें तो एक प्रकार से आप इसको वापस जा सकते हैं शीत युद्ध के समय पे, जबकि भूतपूर्व सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आक्रमण हुआ था और इस प्रकार का विचारधारा। और साथ साथ जब हम कहते हैं कि जो मुजाहिदीन थे, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कलाशनिकोव, इस प्रकार का जो विचारधारा और उसकी जो राजनीति है उसको काफ़ी समर्थन मिला है और बीच में ये अपने आप एक प्रकार का ऐसा एक भावना भी बन गया और एक लहर भी बन गया है जो कि इस्लाम की जो मतभेद है, जो शिया सुन्नी जो राजनीति है, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जिस प्रकार से तनाव है, ये सब चीज़ इस प्रकार से मिलावट की वजह से ये जो विचारधारा इस वक्त जो कि हम इस्लामिक स्टेट के साथ जो हम जोड़ते हैं, ये उभर के आया है। और अभी जो बातचीत हुई है कि इसके कई सारे पहलू हैं और अगर बार बार प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से कहते हैं कि इसका सामना करने के लिए सबसे पहले एक प्रकार की राजनीतिक सहमति चाहिए कि कोई भी जो मुल्क या राष्ट्र हो, ये इस प्रकार के गुटों को समर्थन नहीं देना चाहिए, इसमें एक प्रकार का बुनियादी सहमति बनना चाहिए। और हमारे ही क्षेत्र में आपको याद होगा जनवरी 2004 जो कि पाकिस्तान भारत के बीच में हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और वहाँ जनरल मुशर्रफ के बीच में जो हुआ था, एक प्रकार का समझौता हुआ था। उसकी मुख्य बिंदु यही थी कि एक मुल्क, इसमें उदाहरण पाकिस्तान का था, कि वो इस प्रकार के गुटों को समर्थन ना दें। परंतु हकीकत कुछ और है कि पिछले 10-11 साल में, जैसे हमने मिस्र में देखा है, सीरिया का आप देखिए, इराक का देखिए, राजनीति जो है इसमें एक प्रकार से जुड़ गया है और इसकी वजह से चाहे आप ब्रसल्स की बात करें
या लाहौर की बात करें, हर एक बार मुझे लगता है कि ये जो राजनीति का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी वजह से हम इस चुनौती का इस वक्त सामना नहीं कर पा रहे हैं। जी सुहासिनी, आप किस नज़रिए से देख रही हैं इस आतंकवाद की समस्या को? क्योंकि अब लग ये रहा है कि जब कभी विदेश जाते हैं तो जहाज़ में जाते हुए भी डर लगता है। अभी आपने देखा कि मिस्र का एक जहाज़ हाईजैक किया गया, हालांकि उसका अब संबंध बताया गया कि आतंकवाद से नहीं, कोई निजी कारण है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया महफूज नहीं है और एक डर और खौफ और दहशत लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। उससे निपटने के लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने? देखिए, जब आप दहशतगर्दी आतंकवाद के बारे में कहते हैं कि दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए, इसके दो मायने हैं। एक है कि जो हम दहशतगर्दी के शिकार हैं, जो हम विक्टिम्स हैं, हम सब एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। कोई भी शख्स होगा दुनिया में, उसको समझ आता है। जब उन्होंने लाहौर के वो दृश्य देखे तो उसको दिल पे लगता है, या ब्रसल्स में जो हुआ, हर आदमी को लगता है कि अपने लिए भी खौफ है और उनके लिए भी बहुत सराहना है, बहुत सिंपैथी है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया, सारे गवर्नमेंट्स एकजुट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा ये गलत है कि हम ज़्यादा इस पे ध्यान दें। हसनैन साहब ने कहा कि ये सिंबॉलिक है। इस सिंबॉलिक से ज़्यादा एक तरह से मुझे ऑलमोस्ट हंसी आती है, क्योंकि आप जिन लोगों से कह रहे हैं कि वो कोऑपरेट करें दहशतगर्दी पे, आतंकवाद पे, उनमें से बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जो खुद स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर हैं। यहाँ पर मैं नॉन स्टेट एक्टर्स की भी नहीं बात कर रही हूँ। तो मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर विश्व के लिए आतंकवाद एक समस्या है, तो क्यों है कि विश्व में आतंकवाद को लड़ने के लिए वो एकजुट नहीं हो सकते? क्यों है कि जब भारत कहता है कि एक आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी CCIT वहाँ UN में आप साइन कीजिए, 1996 के बाद 20 साल हो चुके हैं, अभी तक एक मत नहीं है कि आतंकवाद है कौन, दहशतगर्दी कौन करता है। इसके भी बहुत दूसरे मायने हैं। एक तरह से हम इस्लामिक स्टेट को देखते हैं तो हमें लगता है, जैसे उदय भास्कर साहब ने कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कलाशनिकोव है, लेकिन बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ओरिजिनली एकजुट किया गया था किसी रेजीम के खिलाफ। उनका मकसद डेमोक्रेसी था, उनका मकसद कोई रिलीजन नहीं था, कोई ईमान नहीं था। तो उनको आप एक बॉक्स में डालना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल में, 10 साल की मैं बात कर रही हूँ और उससे ज़्यादा नहीं, अगर आप देखें कि US, UK, नेटो के जो कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, सब एक जुट होके उन्होंने कौन से ऑपरेशंस किए हैं? इराक में किया है, वहाँ से दहशतगर्दी निकली है। उसके बाद वहाँ लिबिया गए थे। आज अगर सीरिया और इराक के बाद कोई सेफ हेवन है तो वो लिबिया में होगा। हालांकि उन्होंने रेजीम चेंज करवाया, वहाँ पर उनके लीडर गद्दाफी को वहाँ से निकाला, और फिर सीरिया की बात आती है, और सीरिया पे भी बहुत, इराक और लीबिया में भी हालात कोई बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं, आतंकवाद का सफाया होगा वो ऐसा नहीं नजर आता, रोज़ खबरें आती हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि बल्कि उल्टा हुआ है कि जिन लीडर्स को आपने निकाला है उनके बाद और भी ज्यादा आतंकवाद आई है। तो क्या हम मान सकते हैं कि US और UK उसी मत से टेरर के खिलाफ है? जो शिवशंकर मुखर्जी साहब जो अभी कहा कि क्या आप तो का तो लंबा तजर्बा है भारतीय विदेश सेवा में, राजदूत रहे कई देशों में, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको ठीक ढंग से टैकल नहीं कर पा रही है। देखिए, सुहासिनी ने बिल्कुल सही कहा, और मैं जो सुहासिनी ने कहा मैं तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी आप कह रहे हैं उसको टैकल नहीं कर सक रही है। एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ इसको टैकल नहीं करना चाहती, वो ही टेररिज्म फैला रहे हैं पॉलिटिकल कारण की वजह से। जी बिल्कुल सही कहा कि ये जो मीटिंग हुई है रियाद में जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एक सिंपल PR एक्सरसाइज है। इन देशों में ना डेमोक्रेसी है, ना कोई सहानुभूति है उन लोगों का टेररिज्म के विक्टिम्स के लिए, जैसे भारतवर्ष है। जी पाकिस्तान के यहाँ जब दहशतगर्दी होती है हम सहानुभूति दिखाते हैं, और दिखाना चाहिए क्योंकि वो भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यूनाइटेड स्टेट्स हमको लिप सर्विस देता है कि नहीं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स मुझे पता है मैसेज यही होती है कि भाई ओवर रिएक्ट मत करिए, ये सब हो जाएगा ठीक, डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट डू एनीथिंग। और ये जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स का न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि फ्लैश पॉइंट हो जाएगा।
एक और सही बात सुभाष ने कही, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक जगह में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, यूनाइटेड नेशंस। तो जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। जी, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस इसमें, और यूनाइटेड नेशंस एक कोई अलग बॉडी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस इज इट्स मेंबर स्टेट्स, और वहां पर 1 इंच भी आगे ये हमारा जो रेजोल्यूशन है नहीं बढ़ा है। क्यों? 2 कारण हैं। एक है कि एक वन मैन, जैसे कहते हैं ना, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो इसी पे अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये टेररिस्ट है, इसको रोक देना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को एक्शन लेना चाहिए, दूसरा एक गुट खड़ा हो जाता है कि ये तो फ्रीडम फाइटर हैं। इजराइल कहता है हिजबुल्लाह टेररिस्ट है जी, अरब लीग कहता है कि वो तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। मुखर्जी माजरत के साथ, मुखर्जी साहब मैं समय थोड़ा कम है, मैं अता हसनैन साहब आपसे समझना चाहूँगा कि जो अभी तक चर्चा हुई है और जो बात निकल के आ रही है कि एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन जैसी संस्थाएं भी इस मामले में इफ़ेक्टिव रोल अदा नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में आप एक आर्मी मैन के नाते क्या आपका सजेशन होगा कि कैसे इस दहशतगर्दी की जो मेनेस है इसको टैकल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सहमत हूं, जो कुछ मेरे को पैनलिस्ट जो कह रहे हैं उनके साथ मैं ज्यादातर सहमत हूं। मगर मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ये एक्सपेक्ट करना कि यूनैनिमिटी हो दुनिया में, किसी तरह सियासी तरीके से पॉलिटिकल विल हो, ये तो एक यूटोपियन ड्रीम है, ये नहीं हो सकता है। आपने देखा पूरी 20वीं सदी में इसी तरीके के पहला विश्व युद्ध लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां कभी एक साथ एकजुट हो सकी कभी। अगर आप देखें उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद भी श्रीलंका जैसा देश जहां पर इतनी ज्यादा दहशतगर्दी थी, कभी यूनाइटेड नेशंस उनके असिस्टेंस में नहीं आया। मगर अफ्रीका में जहां पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, वहां पर अपनी पीस कीपिंग जो है उसमें वो जुटे रहे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि इसका एक्सपेक्टेशन मुझे कुछ नहीं है। मैं तो समझता हूं कि इसके अंदर इस तरीके का रवैया जो है वो चलता रहेगा। आपको मिलिट्री मीन से अपने आप को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जहां जहां तक कोऑपरेशन, जिन पॉलिटिकल लाइक माइंडेड नेशंस के बीच में कोऑपरेशन हो सकता है, वो जरूरी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और हमको, भारत को खास तौर पे, क्योंकि हम जो है शायद सबसे पुराने विक्टिम्स हैं इंटरनेशनल टेररिज्म के, हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि ये जो 2 पहलू के साथ वो देखती है, दुनिया देखती है टेररिज्म को, उसको ना देखे। पाकिस्तान का उदाहरण आप देखें कि फ्रेंडली टेररिस्ट एंड नॉन फ्रेंडली टेररिस्ट का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, किस तरीके से वापस आकर उन्हीं के ऊपर असर दे रहा है ये। अब आप देखिए जो लाहौर में हुआ है, लाहौर में जो हुआ, साथ में इस्लामाबाद जोड़िए कि इस्लामाबाद में साथ ही में पार्लियामेंट के ऊपर मार्च हो रहा था, मुमताज कादरी जैसे असैसिन के लिए सहानुभूति देने के लिए, उसके लिए एक मार्च हो रहा था वहां पर। पाकिस्तान की सोसाइटी कहां है आज? सिविल सोसाइटी कहां है आज? आपको सिर्फ पॉलिटिकल विल इस तरीके से नहीं मिलेगी, सिविल सोसाइटी को उठना पड़ेगा, एजुकेटेड लोगों को उठना पड़ेगा। ये रेडिकलिज्म जो है जिसने दुनिया को के ऊपर छाया हुआ है पूरी तरीके से, इसको कैसे जड़ से हटाएं, ये जो है असली चैलेंज है, ये चुनौती है। मेरे ख्याल में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने ये सूफिज्म वाला जो ये इवेंट हुआ था दिल्ली में, उसमें जो कहा था और सूफिज्म को जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट दी थी, मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा, एक साधारण रूप के तौर पे एक अच्छा स्टेप है जो मिडिल पाथ, टॉलरेंस को सपोर्ट करता है। क्योंकि जब तक इस तरफ हमारी तवज्जो दुनिया की नहीं होगी, मैं नहीं समझ सकता। ये मिलिट्री मींस के साथ तो आप कंट्रोल करके 50%, 60% उसको एक प्लेटो पर ला सकेंगे, मगर हर कुछ महीनों के बाद ये बढ़ता रहेगा। अलकायदा आया, अलकायदा के बाद दाएश आ गया, दाएश के बाद अब अगला क्या आएगा वो टाइम ही बताएगा इसके बाद। जी उदय भास्कर साहब, अभी अता हसनैन साहब ने जो एक रास्ता बताया, अभी सूफी जिसे अजमेर फार्मूला भी कहा जाता है, इसके अलावा आपकी नज़र में, क्योंकि $1 मिलियन क्वेश्चन यही है आज की तारीख में कि क्या ये दुनिया महफूज रह पाएगी, दहशतगर्दी से निजात मिल पाएगी, हम सुरक्षित रह पाएंगे? साहब, इस वक्त अगर हम ब्रसल्स और लाहौर का उदाहरण लें तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बार बार हम चाहते हैं कि 100% सिक्योरिटी होना चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट के अंदर हो या किसी बड़े शहर में हो, या मुंबई का हादसा का अगर हम याद करें, मुझे एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि ये मुश्किल है।
यानी कि जिस प्रकार से ये जो मैंने लहर की बात की है, विचारधारा की जो बात की हमने, और जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म है, इन तीनों जो धाराएं हैं, अगर इनकी आप समीक्षा करें, मैं कहूँगा कि ये काफ़ी मुश्किल है। असंभव नहीं है, परंतु कठिन ज़रूर है। जो मार्ग हमें अपनाना चाहिए, और वापस मैं लाहौर और ब्रसल्स के उदाहरण ले रहा हूँ, ये दोनों अपने आप में एक प्रकार से अलग है। क्योंकि इस वक्त जिस प्रकार से हसनैन ने, जो अता साहब ने जो कहा है कि आप देखिए, एक साइड आपका वहाँ चल रहा है जो लाहौर के ऊपर कत्ल हुआ था, वहाँ के जो ईसाई क्रिश्चियन नागरिकों के ऊपर ईस्टर संडे के ऊपर, साथ साथ कहा जाता है कि करीब 30,000 से ज़्यादा लोग वहाँ इस्लामाबाद के हुकूमत के ऊपर वो दावा कर रहे थे कि कादरी को एक शहीद बनाना चाहिए और पाकिस्तान के हुकूमत को शरिया अपनाना चाहिए। और इसका कारण वही है कि एक समय पाकिस्तान ने राजनीतिक कारणों की वजह से इस प्रकार का विचारधारा को उन्होंने समर्थन दिया है, और इस वक्त एक प्रकार से चुनौती उनके हाथ से, मैं कहूँगा, निकल गया है। दूसरी ओर आप ब्रसेल्स को देखिए। ब्रसेल्स एक प्रकार से मिस्र के अंदर जो राजनीति है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, शिया सुन्नी के बीच में जो मतभेद है, और जिस प्रकार से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने सीरिया को एक प्रकार से शिकार बनाया है, उसकी वजह से आईएस जैसे जो गुट है या रूपरेखा में भयंकर हो गया है। तो इसलिए इसको अभी एक प्रकार से सिकुड़ने के लिए आपको वापस राजनीतिक मंच पे सहमति बनाना चाहिए। रूस ने कुछ पहल किया है, देखना है रूस और अमेरिका के बीच में अगर कुछ समझौता हो सकता है, बाकी देश शायद अपना अपना जो भूमिका है वो निभा पाएंगे। तो हसनी, अभी उदय भास्कर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि राजनीतिक सहमति की, लेकिन हम देख रहे हैं कि रूस की लाइन कुछ और है, तुर्की और सीरिया में उसकी लाइन दूसरी है, अमेरिका की लाइन दूसरी है। राजनीतिक सहमति बनती हुई नहीं दिखाई देती, और फिर एक तरह से हम उसी अंदाज में जो प्री कोल्ड वॉर था कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने हित, अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट, उनको प्रमोट कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया आतंकवाद की भट्टी में जल रही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आधा तो ये प्रॉब्लम है कि दुनिया का जो डेफिनेशन ही है अब वेस्टर्न वर्ल्ड बन गया है, कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेटिंग होती है तब लगता है कि दुनिया मतलब आग में जली हुई है। जब इंडिया पे हमला होता है तो कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान में भी जो हमला हुआ है, आप देखें कि बाहर देशों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अगर हम डायकॉटमी को समझें और अपनाएं तो हमें इतना देखना पड़ेगा कि हम सब कंट्रीज़ को अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी। दुनिया अभी इस मुकाम पे नहीं है जहां हम कह सकते हैं फुल अश्योरेंस के साथ कि अगर अमेरिका सोचता है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से निकालने के लिए वो अपनी टीम भेज सकता है, लेकिन हाफिज़ सईद के खिलाफ नहीं भेज सकता है। हालांकि अमेरिकन वहाँ पर भी मरे थे 26/11 में। तो फिर हमें समझना चाहिए कि सबको अपना अपना मतलब अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। जब तक वर्ल्ड इस मुकाम पर नहीं आए कि कह पाए कि कोई भी रेजीम चेंज, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट देना, कोई भी तरह से दूसरे देश में अपने कंट्री से ट्रेन करके किसी को भेजना, ये सब गलत बात है। जब तक लोग कहने को तैयार नहीं हैं और उस पर पेनल्टी लगने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है सबको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और ये संयुक्त राष्ट्र का जो सपना है कायम नहीं होगा। और अभी जो ये प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि साहब वो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी पहल करने वाले हैं और बड़ा संदेश देने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल बदलेगी, कुछ फ़र्क आएगा इससे? आई थिंक जो जिक्र उन्होंने किया, पहले तो वो ब्रसल्स जाएंगे जहां पिछले ही हफ्ते हुआ था, तो वहां ज़रूर वो कहना चाहते हैं कि इंडिया और ईयू के बीच में किस तरह के कोऑपरेशन हो सकते हैं। हालांकि इंडिया को किसी तरह से रोल अभी किसी ने उसकी बात नहीं की है। और अमेरिका में जहां वो टेररिज्म पे बात करेंगे, वहाँ न्यूक्लियर टेररिज्म की बात है। अब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो पहले अमेरिका का सपना था कि न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट हो, वो शायद इस मौके में इस पे डिस्कशन नहीं हो सकता है। लेकिन भारत ज़रूर कहना चाहता है कि न्यूक्लियर टेररिज्म की जो बात होती है, तब जो कंट्रीज़ प्रोलिफरेट करते हैं, जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्रीज़ पे भेजते हैं, और हमें सबको पता है कि किसकी तरफ इशारा है, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो, और एक अंडरस्टैंडिंग हो कि इसके बाद अगर कोई पकड़ा जाए इस तरह की टेररिज्म करते हुए, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, जो हमने पहले देखा नहीं था। और बहुत संक्षेप में सऊदी अरब की यात्रा के क्या मायने हैं, और वहाँ से हम क्या व्यापारिक हितों के अलावा भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
आई थिंक सऊदी अरेबिया एक बहुत मुश्किल मुकाम पे है आज, क्योंकि एक तरफ से जो ऑयल, जो उसके सबसे ज़्यादा सूत्र है रेवेन्यू के, उसका प्राइस कम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, वर्ल्ड का नज़र अब ईरान की तरफ है और वो उनके मतलब राइवल्स हैं। तीसरी बात ये है कि चाइना जैसे, चीन जैसे जो बहुत उनके पुराने मित्र हैं, अमेरिका जैसे उनके पुराने मित्र हैं, वो भी अपना रुख थोड़ा सा बदल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सऊदी अरब चाहता है कि भारत जैसे एक बहुत पुराना जो उसका देश है उसकी तरफ एक हाथ बढ़ाएं। हमारी तरफ से तो बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट की तरह से, और इसको भी देखा जाए कि सऊदी अरेबिया एक गेटवे बन सकता है भारतीय ट्रेड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसनी हैदर, कोमोडोर उदय भास्कर, शिवशंकर मुखर्जी साहब और अता हसनैन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ अब दुनिया एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और दहशतगर्दी से आम लोगों को, जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, उन्हें निजात मिलेगी। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।